अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं काफ़ी खौफनाक हक़ाइक़ के हवाले से। खौफनाक, दर्दनाक, लेकिन इनसे पर्दा उठाना वक्त की अहम ज़रूरत है। ना जाने कब कहाँ किसी का भी बच्चा हरासमेंट का शिकार हो जाता है। इसके साथ साथ ना सिर्फ हरासमेंट, चाइल्ड अब्यूज़ और उसके बाद रेप के बढ़ते हुए वाक़यात। शहरों में, आसपास गाँव में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब एक बच्चा जिसके साथ बचपन में ही इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, बच्ची या फिर बच्चा, अब उसकी ज़हनी हालत और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है। आपकी सोसाइटी का उसके साथ रवैया क्या होगा वो तो बात की बात है, हालांकि वो एक बहुत बड़ा और दर्दनाक पहलू है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस दर्द, जिस सिचुएशन से उस बच्चे ने गुजरना है, जो उसकी तशद्दुद के बाद जिस्मानी हालत होगी, ज़हनी हालत होगी, फिर उसका जो ट्रीटमेंट प्लान होगा। शहर का बड़ा हॉस्पिटल, चिल्ड्रन अस्पताल, जहाँ पर खुसूसी तौर पर एक डिपार्टमेंट कायम किया गया है, यूनिट कायम किया गया है, जहाँ पर इन बच्चों को लेकर आया जाता है, इनका इलाज किया जाता है। वहाँ से हमारे साथ आज की मेहमान मौजूद है। मैं तारुफ कराती चलूँगी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और ख़ास तौर पर इससे रिलेटेड खासा काम भी कर रही हैं और इस यूनिट में हेड भी हैं जी। डॉक्टर नबीला तलत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खौफ आता है, डर लगता है इस तरह की गुफ्तगू करते हुए भी, लेकिन वक्त की अहम ज़रूरत है। हमने लोगों को एजुकेट भी करना है, क्योंकि बहुत सारे दूर दराज गाँव इलाकों में ऐसे वाक़यात हो जाएं तो इवन लोग अस्पताल भी बच्चों को, बच्चियों को नहीं लेकर जाते हैं। क्या रेशो है इस तरह के केसेस की? सबसे पहले तो मैं आपका और सिटी 42 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि ये वाक़या ही में इस वक्त की बहुत अहम और शदीद ज़रूरत है। जिस तेज़ी से इन वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है और जिस शरह से ये बच्चे हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं और आते हैं और जिन जिन कंडीशंस में आते हैं, वो मेरे ख़्याल में हमारे लिए बहसियत एक मुआशरा लम्हा फ़िक्रिया है। डाटा को देखें तो 4 से 5 हज़ार सालाना केसेस एंड अगर इसमें से सेक्शुअल अब्यूज़ को देखा जाए तो जो रीसेंट डाटा है इवन 2024 का, तो वो ये बात करता है कि डेली पाकिस्तान में रिपोर्टेड केसेस 10 से 15 जिनसी इस्तेहसाल, सेक्शुअल अब्यूज़ के हैं। अल्लाह ताला रहम। और दिस इज़ जस्ट रिपोर्टेड एंड वी नो, जैसे आपने भी अभी बात की कि लोग हमारे सोसाइटल सेटअप का कुछ ऐसा है असरात कि रिपोर्ट भी करना पसंद नहीं करते, डरते हैं। ऐसे ही। तो लिहाजा अगर उनको भी डाला जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो एज ग्रुप डिफरेंट होता है, किस एज से किस एज तक बच्चे होते हैं मुतासर? अच्छा, ये एक और बदकिस्मत पहलू है। अनफॉर्चुनेटली नो एज इज़ स्पेयर्ड। इफ़ आई शेयर्ड अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, और बल्कि शायद क्योंकि आप लोग मीडिया से हैं, आपको याद होगा कुछ साल पहले की बात है कि गुजरांवाला से एक 6 माह की बच्ची हमारे पास, नियर बाय नेबर्स में एक लड़का था 14 साल का कि जिसने रेप किया। एंड आई स्टिल रिमेंबर हाउ डिफ़िकल्ट इट वाज टू रिकन्स्ट्रक्ट दैट। बिल्कुल टीयर्ड अपार्ट, मतलब 6 माह की बच्ची, आप समझ सकते हैं कि उसका क्या हाल होगा। सो नो एज इज़ स्पेयर्ड, बट डेफिनेटली जो थोड़ी सी बड़ी एज ग्रुप है 8 to 12, 13 ईयर वाली, कि जिसमें बच्चियाँ चलती फिरती इधर उधर घूमती नज़र आ जाती हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल है। सो डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा, जब कोई मुतासरा बच्चा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लेकर आते हैं तो किस तरह से फिर सबसे पहला स्टेप क्या होता है उसके इलाज मालिक? शुक्रिया। दोबारा मैं कहूँगी कि बहुत अहम सवाल है ताकि लोगों को गाइडलाइन भी मिल जाए। इसमें हम खुशकिस्मती कहना चाहिए है या एक अच्छी बात कह लें कि हम पंजाब का पहला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है। इट्स मोर देन 2 decades ओल्ड, और इसमें जो हमने SOPs डेवलप कर लिए हैं या जो कह लें कि पाथवे ऑफ वर्किंग है वो क्लियर है। हमारे पूरे हॉस्पिटल से एज चेयर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हमने मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जो कि साल में हम 2 से 3 दफ़ा करवाते हैं। सो तमाम शोबाजात से डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक भी जो रेड फ्लैग साइंस हैं, यानी कि जो अर्ली वार्निंग साइंस, नॉट ओनली के जो बच्चे चाइल्ड अब्यूज़ से रिपोर्ट हों, बल्कि इवन जो रूटीन में भी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। समटाइम्स होता है कि पेरेंट्स या केयर गिवर बताना नहीं चाह रहे होते, लेकिन उन रेड फ्लैग साइन की वजह से हम पिक कर लेते हैं। तो फिर जो फोकल पर्सन है उस डिपार्टमेंट का, वो उसको सस्पेक्ट जब करता है तो वो रिपोर्ट करता है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को। एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के 24/7 एक एडमिनिस्ट्रेशन का पर्सन, DMS जो है ड्यूटी पे, वो फोकल पर्सन फ्रॉम एडमिन कंसीडर होता है। उसका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है
लिहाजा टीम उसको कांटेक्ट करती है, जो लीगैलिटीज़ हैं उनको जो है ना कंप्लीट किया जाता है, और साथ साथ इसमें जो क्लिनिकल केयर है, ट्रीटमेंट यानी कि वो भी इमीडिएटली स्टार्ट कर दी जाती है। ये नहीं कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से ट्रीटमेंट को डिले किया जाए। फिर उसके बाद जो सिस्टम है कि हमने मेक श्योर किया हुआ है कि जो फैमिली है उसको उस एरिया में यानी कि एट होम विज़िट को भी इंश्योर हम करते हैं, और जो सोशल वेलफेयर वर्कर है हमारा वो फिर मोहल्ले में से भी, नियर बाय से भी इंफॉर्मेशन लेता है, और इसको फिर अल्टीमेटली इंश्योर किया जाता है कि बच्चे को सेफ़ एनवायरनमेंट में दोबारा भेजा जाए। नहीं तो हमारा MOU है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब गवर्नमेंट के साथ, और चेयरपर्सन उनकी जो मिस सारा हैं, शी वाज़ वेरी सपोर्टेड, और हमने MOU करके तो अल्टीमेटली अगर हमें लगता है कि बच्चा वापस कम्युनिटी में सेफ़ नहीं होगा तो फिर हम उनको इन्वॉल्व करके तो बच्चा उनको हैंड ओवर करते हैं। ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है? क्या सबसे पहले बच्चे की ज़हनी हालत को बेहतर किया जाता है? क्योंकि इस एज में इतना बड़ा वाक़या हो जाना वो तो पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे की मुतासिर हो जाती ना, और वो ऐसा ट्रॉमा होता है कि बच्चे के लिए उससे निकलना, अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करना, सोसाइटी में दोबारा, तो हॉस्पिटल से घर तक उसको नॉर्मल हालत में लेके आना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बिल्कुल सही कहा है ना आपने, और ये एक कह लें कि लंबा सफ़र है, और इसमें बहुत सारे लोग जब तक हाथ पकड़ के एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नहीं चलते तो ये अचीव करना टारगेट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसमें यही है कि जैसे मैंने पहले अभी शेयर किया कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो फ़िज़िकल उसकी कंडीशन है, जैसे कई दफ़ा होता है कि ट्रॉमा इतना ज़्यादा है फ़िज़िकल कि बच्चा शॉक में है, या बच्चा या बच्ची ब्लीड इतना किया हुआ है, या फ्रैक्चर्स हैं, मल्टीपल वूंड्स हैं कि जिनकी स्टिचिंग होनी है, या कई दफ़ा इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया हुआ है कि हेड इंजरी का एलिमेंट है। सो जितनी रेलेवेंट स्पेशलिटीज़ हैं, चाहे वो सर्जरी है, मेडिसिन है, न्यूरो सर्जरी है, न्यूरोलॉजिस्ट है, डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिक्स वाले हैं, उन सबको कॉल किया जाता है, उनको बुलवाया जाता है। और हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक साइकेट्री डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट पाए जाते हैं, और जिनका स्पेशल इसके लिए ट्रेनिंग भी जो है ना वो है। तो लिहाजा उनकी इंटरेक्शन भी, जैसे ही बच्चा इस काबिल होता है कि वो अपने हवासों में हो, थोड़ा बात समझना शुरू कर सके, शौक़ से बाहर आ जाए, तो हम उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। फिर उनके साथ इंटरेक्शंस, काउंसलिंग सेशंस, और रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके उस ट्रॉमा को डील करने के लिए प्लान जो फिर साइकोलॉजिस्ट का है वो फिर उस तरह से चलता है। ये एक मुश्किल काम होता है, कई दफ़ा बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते। इसी वजह से हम बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं कि बच्चे अगर माँ बाप के या कोई गार्डियन या कोई ओनर जिसके यहाँ जैसे डोमेस्टिक लेबर वाले हैं तो वो पास ना हों, जैसे उनकी आइसोलेशन में भी सिटिंग जो है वो साइकोलॉजिस्ट से और ट्रीटिंग फिजिशियन से करवाई जाए, ताकि वो खुल के बात कर सकें और अपने खौफ और डर को शेयर क्या कर बच्चों सकें। से बार बार उस वाक़े के बारे में पूछा जाता है, डिटेल्स ली जाती हैं, उसकी ज़हनी हालत को इस तरह से बेहतर किया जाता है? एग्जैक्टली देखिए, जो साइकोलॉजिस्ट का डोमेन है वो मैं शायद बहुत obviously कमेंट नहीं कर सकूँगी, लेकिन जब तक एक चीज़ को पूरा वाजिया ना कर दिया जाए, या जिसको हम कहते हैं वेंट आउट करना, यस, अगर बच्चा वो पूरे वाक़े को, उसकी पूरी डिटेल्स को, सिर्फ ये नहीं कि हर कोई आ रहा है और पूछ रहा है, वो आई थिंक ट्रॉमेटिक होता है इमोशनली और साइकोलॉजिकली, बट जो रेलेवेंट पर्सन अगर वो उसको एक दफ़ा पूछ लेते हैं और बच्चा हल्का महसूस करता है कि मैंने हाँ एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को सारी प्रॉब्लम बता दी है, अपनी सफरिंग, अपनी फीलिंग बता दी है, और अपने जो फ्यूचर कंसर्न्स या फियर्स हैं वो भी शेयर कर दिए हैं, तो मे बी के आई विल बी सेफ, तो वो उस चीज़ को शायद मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ ही हेल्प करती है वो चीज़। साहिबा, इलाज के दौरान इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा जाता है कि बच्ची की आने वाली ज़िंदगी, उसने माँ बनना है, आगे चल के एक नस्ल को चलाना है, कहीं वो मुतासिर ना हो जाए। ये भी बहुत मुनासिब क्वेश्चन है। जिस मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल किस्म की सोसाइटी में हम रहते हैं, तो उसमें शायद खातून को बहुत सारी चीज़ों को पीछे करके एक इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर देखा जाता है कि इसने आगे सेक्सुअली कितना फंक्शनल होना है, या रिप्रोडक्टिव लिहाज से इसका क्या है। तो एज अ सर्जन इसमें, जैसे मैं खुद सर्जन हूँ और कॉम्प्लेक्स केसेस डील करती हूँ, और शायद मेरी एक तरह से इंटरेस्ट भी इसी तरह डेवलप हुआ कि इन द अर्ली ईयर्स ऑफ कैरियर व्हाइल आई वाज एट मेयो हॉस्पिटल, तो
मैं फ़ीमेल सर्जन ओनली उस वक्त होती थी, तो लिहाजा अगर इस तरह के केसेस आते थे तो मुझे ढूंढ के कहा जाता था कि अच्छा मैं डील करूं, क्योंकि फ़ीमेल विल बी मोर कंफर्टेबल विद द फीमेल सर्जन। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना बॉन्डिंग हुई और दिस टॉपिक बिकम्स क्लोज टू हार्ट। तो इस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं कि इफ़ नॉट नॉर्मल तो नियर नॉर्मल उनकी रिकन्स्ट्रक्शन की जाए और उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो रेस्टोर की जाए फॉर द फ्यूचर पर्पसेस। तो समटाइम्स द डैमेज इज़ सो मच ग्रेव अनफॉर्चुनेटली कि शायद 100% तो नहीं पॉसिबल होता होगा, बट हमारी मैक्सिमम एफर्ट यही होती है कि जिसमें प्लास्टिक सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन भी है कि जो एस्थेटिक है, जो एपरेंट लुक है वो भी, और जो फंक्शनल एस्पेक्ट है उसको भी जो है वो रेस्टोर किया जाए। सो मुझे ये बता दीजिएगा, हमारे यहाँ क्या ये जदीद टेक्नोलॉजी है? और वन मोर थिंग, जो लोग नहीं आते डॉक्टर तक नहीं रिपोर्ट करते, कितनी बड़ी ज़्यादती करते हैं, बच्चे या बच्ची की ज़िंदगी किस बुरी तरह से वो मुतासर कर देते हैं। सब बातें वही हैं कि आर द बिटर हार्श फैक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। और मैं तो आज के प्रोग्राम के वसातत से यही कहना चाहूँगी कि जो लोग घरों में बैठ के ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, गवर्नमेंट आपके साथ है, मीडिया आपके साथ है, आप प्लीज़ इस चीज़ को रिपोर्ट करें। इज़्ज़त छुपाने में नहीं है, इज़्ज़त और इंसानियत बताने में है। मेरा ख़्याल है हमें इस कल्चर से बाहर आना होगा, क्योंकि जो विक्टिम ब्लेमिंग वाली चीज़ है ना, उसने लोगों को बहुत बैकफुट पे कर दिया है। और हम कई दफ़ा जो परपेट्रेटर है, यानी कि जो मुजरिम है, उसको भी बहुत ग्लैमराइज करके पेश कर देते हैं, और जो बेचारा सफ़रर है, विक्टिम है, उसको बहुत पीछे कर देते हैं और उसकी सफरिंग पीछे रह जाती है, या जस्टिस इतना डिले हो जाता है कि वो समटाइम्स पैचअप पे राज़ी हो जाते हैं। मैं फिर एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी ऑफ द लास्ट 25+ ईयर्स इन दिस फील्ड, कि अगर आज माँ ने मेरे सामने एडमिट कर भी लिया है और वो एग्री भी है कि वो केस करना चाहती है या वो इसके ऊपर एक्शन चाहती है, तो थोड़े दिन गुजरेंगे कि हमें पता लगता है कि वो माँ बाप आके हमारे साथ बहुत हम्बली कहते हैं कि मैडम हम इसको परसू नहीं करना चाहते, और हम उनको फिर कौंसल कर रहे होते हैं कि नहीं, आप अपनी बच्ची के लिए जस्टिस लें, आप बच्ची को राइट दिलवाएं और इसकी सेफ्टी फ्यूचर के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी माशरे को कि इसमें कोई कमाल नहीं है छुपाने में, बेशक, और इज़्ज़त इसमें नहीं है कि हम मुजरिम को सपोर्ट करें। इखलाकियात और इज़्ज़त और मज़हब के लिहाज से भी देखें तो असल इसमें है कि आप विक्टिम को सपोर्ट नो डाउट। आप ये समझें कि आज अगर आपकी बच्ची के साथ खुदा न खास्ता वाक़या, कल कोई और भी मुतासर हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों से पर्दा उठाना ज़रूरी है। जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ पैमाने बना दिए गए हैं। शादी हुई है तो ये चीज़ होना लाजमी है, ये चीज़ होना लाजमी है, अदरवाइज़ तो बच्ची ठीक नहीं है। अब जिस बच्ची के साथ कोई रेप का ऐसा वाक़या हो गया, वो अपनी वर्जिनिटी लूज़ कर चुकी है, उसके लिए अब आने वाली ज़िंदगी क्या हमेशा चैलेंज और क्वेश्चन मार्क रहेगी, या उसको सारी ज़िंदगी इसी ताने के साथ गुजारनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट क्वेश्चन कर रही हूँ, आई अप्रिशिएट दिस, कि इसका फ़ायदा अगर आम आवाम को, वर्जिनिटी या बाकरापन जिसको उर्दू में कहा जाता है, एक रिलेटिव टर्म है। हम हर जो यंग गर्ल, कोई भी लड़की खातून जो शादीशुदा नहीं है लेकिन उसके साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं भी हुआ, तो भी जो एक कॉन्सेप्ट है कि अच्छा, अगर पहली रात में, एक बहुत आम बात करूं पब्लिक के लिए, कि ये साइन नज़र आएंगी अलामात, या सुबह उठ के एक दौर था कि गांव देहात में बाकायदा से इस चीज़ को किसी तरीके से इंश्योर किया जाता था, बेडिंग चेक हो रही है और इस तरह की चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है वो बच्चियाँ कि जो लाइफ में बहुत एक्टिव हैं, जैसे कि हमारी एथलीट्स हैं, तो उनमें ये जो जिसको हाइमेन कहे जाते हैं या पर्दाए बकारत कहा जाता है, तो हाइमेन मेम्ब्रेन, तो वो उनमें ड्यूरिंग दीज ऑल एथलेटिक्स एंड एक्टिव लाइफ साइकिल, कोई राइडिंग कर रही है बच्ची, कोई स्विमिंग कर रही है बहुत फास्ट, कोई एथलीट, तो उनका भी ये ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा इसका इससे कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम यही सिर्फ माशरे में एक जो रुझान परवान चढ़ा दें कि गैर शादीशुदा का ये क्राइटेरिया है, तो हम अगर मज़हब की तरफ देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
गैर शादीशुदा थे, 25 साल के नौजवान थे, और अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 40 साल की खातून थी और पहले से शादीशुदा थी, बेवगी की ज़िंदगी गुजारी। तो लिहाजा हमें, मेरा ख्याल है, माशरे का जो ये एक माइंडसेट है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहिबा, मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगी बहुत पढ़े लिखे लोग भी अभी तक इस सोच में कर रही हूँ आपसे, बिल्कुल इस सोच में हैं, तो हम इसको, मेरे ख्याल से इसको ब्रेक करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, इसके लिए अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू फ्रॉम मीडिया साइड कि मीडिया को इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन्स करनी चाहिए। हम भी अपने लेवल पे इस चीज़ को अब उठाते हैं, लेकिन आई थिंक माशरे को इस पहलू को दिखाना चाहिए है कि जो जेंडर फीमेल है, खातून हम कहते हैं, लड़की, औरत, उसको सिर्फ एक ही पहलू से ना देखें। मतलब वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी एग्जिस्ट करती है, उसकी एक सोच है, एक समझ है, एक किरदार है, और अगर वो माशरे की एक फ़ाल शहरी है, पढ़ लिख के और कंट्रीब्यूट बैक टू द कम्युनिटी कर रही है, तो सिर्फ उसको शख्स के कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए। बेशक बेशक। मुतासिरा बच्ची को हस्पताल लेट लेकर आना, 3-4 महीने गुजार देना, क्या बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है? बिल्कुल। मैं एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, स्पेशली एज अ सर्जन, अगर इस पहलू पे बात करूं तो इमीडिएटली जब आप हमारे पास ले आते हैं, ये मैं वालिदैन या वो लोग कि जिनके अल्लाह ना करे फैमिली में कोई इस तरह का इंसिडेंस हो सकता है या हम देख रहे हैं कि होते रहते हैं, तो इमीडिएट रिपोर्टिंग और ट्रीटमेंट सीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त जो अल्लाह ताला ने टिश्यूज़ बनाए हुए हैं, उनको उठा के, जैसे मैंने बात की कि रिकन्स्ट्रक्ट करना एस्थेटिकली, फंक्शनली इज़ चैलेंजिंग बट रिलेटिवली ईजियर रादर अगर जब आप हमारे पास महीने या 4 महीने के बाद लेके आते हैं और वो जो नुकसान है वो वहीं पे उर्फ़े आम में कि पक्का हो गया, और उसको वहाँ से उठा के टिश्यू को नॉर्मल जगह पे लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो लिहाजा रिज़ल्ट्स, अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें कि वो बच्ची फंक्शनली और फिज़िकल अपीयरेंस में एस्थेटिकली कितना बेहतर बन सकती है, ट्रीट हो सकती है, तो इमीडिएटली द रिज़ल्ट्स आर मच मोर प्रॉमिसिंग रादर दैन द लेट। तो उसी टाइम पे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी। ठीक है। सोसाइटी का जो रद्द-ए-अमल होता है उसकी तरफ मैं आना चाहूँ। एक तो पहले बहुत बड़ा ट्रॉमा, फिर बच्ची की शादी पूरी ज़िंदगी के लिए मसला बन जाती है कि नहीं जी, कोई क्या कहेगा, इस बच्ची के साथ तो बचपन में ये वाक़या हो गया, ये वाक़या हो गया, वो खुद बच्ची पूरी ज़िंदगी ट्रॉमा में रहती है। सो ये आपके काउंसलिंग सेशन और टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट क्या चलता रहता है कि 2-3 महीने फिर आपने बिल्कुल फ्री कर दिया पेशेंट को? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना मैं एक और एस्पेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि हम बार बार जो बात कर रहे हैं ना, तो हम क्योंकि ज़्यादा रेट उन्हीं का है कि हम बच्चियों की बात करें, बट अनफॉर्चुनेटली वी रिसीव अ लॉट मैनी केस ऑफ बॉयज़ द सोडमी पर एनल सेक्स इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर, और उनके जो इंजरीज़ हैं, उनके जो टीयर्स हैं, वो भी सर्जिकली उतने ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग हैं, बिकॉज समटाइम्स उनका जो फीकल कंट्रोल है, यानी स्टूल का, वो इफ़ेक्ट हो जाता है। समटाइम्स द टीयर इज़ सो लार्ज कि उनका यूरिनरी सिस्टम भी इफ़ेक्ट हो जाता है बॉयज़ का। सो मेरा ख्याल है कि हमें अपने एज अ मुआशरा देखना पड़ेगा कि हम किधर को जा रहे हैं। तो लिहाजा बच्चे हों या बच्चियां हों, इसमें दोनों जब इफ़ेक्ट होते हैं तो उनकी सिंगल टाइम ट्रीटमेंट नहीं है पॉसिबल। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगी या वालिदैन को ये तसल्ली दे दूँ कि आप एक दफ़ा पहली दफ़ा अस्पताल आए हैं तो सब कुछ हो गया और अब आप छुट्टी और बिल्कुल बेफिक्री नहीं। हमें उन बच्चों को अपने साथ कांटेक्ट में रखना पड़ता है, वो हमारे फॉलो अप में रहते हैं, उनके बार बार मुआयना होते हैं, ज़रूरत पड़ती है। बच्चियों में जैसे वजाइनल साइज़ के लिए हमें देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को, या बच्ची अगर बड़ी है तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंगली गाइड करना पड़ता है। लिहाजा राब्ते में रहिए, ये मैं एक फ़िक्रा कह सकती हूँ कि राब्ते में रहिए, हम आपके लिए मौजूद हैं। और सेम इज़ फॉर द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि जो काउंसलिंग सेशंस हैं वो भी इतना, जैसे आप भी समझ सकती हैं और मैं भी, कि इतना ज़्यादा इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है किसी बच्ची या बच्चे के लिए कि वो एक दफ़ा में नहीं दूर हो सकता, तो फिर मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत है। दैट्स वाई कि हम थोड़ा सा एट होम
विजिट्स भी जो है ना वो कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहिबा, इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमने आगे बच्ची या बच्चे की शादी करनी है तो किसी को पता तो नहीं चलेगा, हमारी बच्ची के लिए सारी ज़िंदगी ये मसला तो नहीं बन के रह जाएगा। क्या हमारे पास उस नौयत का इलाज है कि वाकई एट दैट टाइम किसी को पता ना चले? Again, because the spectrum of injuries is very broad, from the very minor to huge grade 4-5 perennial injuries, जो कि हमारी क्लासिफिकेशन है। इवन वो भी हैं कि जिसमें नीचे से पेनिट्रेशन पे एब्डोमेन तक ओपन हमने रिसीव किए हुए हैं, बिल्कुल टीयर्ड अपार्ट। तो फिर उसमें रिकंस्ट्रक्शन उसी लिहाज से है, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि कोशिश हर मुमकिन यही होती है कि नियर नॉर्मल बनाया जाए। और जो अर्ली ईयर्स की इंजरी है, जो अल्लाह ताला का एक समझ लें कि ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हीलिंग का जो प्रोसेस है, तो बहुत अर्ली एज की इंजरीज़ मैनी अ टाइम्स प्यूबर्टी और यंग ग्रोन अप एज तक काफ़ी कवर हो जाती है। ओके जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। थोड़ा सा बच्चों की ज़हनी हालत को डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, बच्चों के लिए अपने स्कूल दोबारा ज्वाइन करना, सोसाइटी में मूव करना, क्योंकि ये खौफ का एक इतना एलिमेंट होता है कि बच्चों के अंदर जहन में वो चीज़ बैठ जाती है। आप किसी मर्द को अपनी तरफ आते देख रहे हैं, कुछ मुझे आपसे आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, मैं खुद बहुत सारी चीज़ों से खौफज़दा रहती हूँ, बल्कि अब रहने लगी हूँ। ये सोशल मीडिया देखकर, मीडिया पे ये सब चीज़ें देखकर, हमने अपने बच्चों को कुछ चीज़ें सिखानी है, बतानी है, एक स्पेसिफिक एज तक उनको गाइड करना है अबाउट गुड टच, बैड टच, चीज़ों के बारे में। कितना ज़रूरी है कि आपकी ये ट्रेनिंग बच्चों की होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिंपल आंसर ये है। बट लेकिन जैसे आपने अभी एक लफ्ज़ बोला कि गुड टच बैड टच का, तो मेरा ख़्याल है कि सबसे पहला जो सेंटर है वो घर है, और इसमें अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट है बट डॉक्यूमेंटेड है डाटा के अकॉर्डिंगली। मैं फिर बात करूँगी रेफरेंस से कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो जो परपरेटर है या मुजरिम कहा जाए, अब्यूज़र जिसको कहा जाए, तो वो बच्चे की एक्वेंटेंसेस में से है। डोंट टेल। यस, क्योंकि हम उनको डाउट नहीं करते, वो हमारे शक के दायरे में नहीं आते। हमने इज़ वेरी सैड टू नरेट, बट आई एम पूरी ज़िम्मेदारी से ये मैं बात कर रही हूँ डाटा से भी, हमने बाप से लेके, भाई से लेके, चचा, ताया, मामू, कज़न, इन सब के सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस रिसीव किए हुए। ये हुर्मत वाले कुछ तो रिश्ते हैं कि जिनमें बाप और भाई हैं, कुछ वो हैं कि जिनके लिए दीन ने पहले भी एट गार्ड किया कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। तो लिहाजा बच्चा बेचारा बता ही नहीं पाता, क्योंकि उसको लगता है कि कोई उसका यकीन ही नहीं करेगा। और होता भी ऐसे ही है कि अगर वो सटल साइंस माँ या बाप से इनिशियली शेयर करने की कोशिश करता है तो उसको ब्रश ऑफ कर दिया जाता है। हाँ, कि नहीं ये क्या बात है। हाँ, तो लिहाजा देन कुछ घरों में जैसे मेल वर्कर्स हैं या फिज़िकल अब्यूज़ में, सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं लेकिन फ़िज़िकल अब्यूज़ में, जैसे आपने बेबी सिटर्स रखी हुई हैं, तो फ़ीमेल जो हैं वो भी तशद्दुद कर देती हैं, टॉर्चर करती हैं बच्चों को माँ बाप की गैर मौजूदगी में, स्पेशली अगर वर्किंग वुमेन है, दोनों कपल। तो इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा कि परपरेटर कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो लिहाजा घर एक सेंटर है कि जहाँ से अखलाकियात के लिए रोल मॉडलिंग भी होनी चाहिए और टीचिंग भी नहीं होनी चाहिए। नो डाउट। तो लिहाजा उसको गुड टच बैड टच का, डिस्टेंस इवन फ्रॉम द क्लोज रिलेशन का बताना चाहिए। एक टर्मिनोलॉजी आती है कि प्लीज़ पेरेंटिंग आउटसोर्स ना करें। पेरेंटिंग आउटसोर्स का मतलब है कि आपका बच्चा ड्राइवर के रहमो करम पे है, आपका बच्चा मेड के रहमो करम पे है, वो उनके साथ जो भी सलूक कर रहे हैं या उनकी एपरेंटली वो एक अच्छा बन के नरम मीठे लहजे में ड्राइवर उसके साथ इतना क्लोज हो जाता है कि वो फिर उसको फिज़िकली इवन सेक्सुअली अब्यूज़ कर लेता है। तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करें। स्कूलों में मेरा ख्याल है कि अब वो टाइम है कि जिसमें हम एथिक्स की बात करते हैं, बट आई थिंक एक चीज़ है अमली अखलाकियात, तो अप्लाइड एथिक्स को करिकुलम में शामिल हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे एज बता दें, किस एज से आपको चीज़ों पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना? हम देखते हैं ना स्कूल में गार्ड पकड़ के आपकी बच्ची का हाथ
या उसको पकड़ के गाड़ी में बिठा रहा है, ड्राइवर बच्ची को पकड़ के गाड़ी में बिठा रहा है, किस एज तक आपने, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट एक तरफ है, ये फिजिकल हैरेसमेंट भी बड़ी मैटर करती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कब तक आपने इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल ही आपने नो कॉम्प्रोमाइज? देखिए, जो साइकोलॉजी है ना, वो तो कहती हैं, बाबा साइकोलॉजी फ्राइड हम सबको पता है, तो वो तो कहते हैं कि इवन न्यूनेटल लाइफ में बच्चे को अपनी सेक्सुअल अवेयरनेस होती है कि अगर उसके जेनिटेलिया को टच किया जाए या उसकी बॉडी को टच किया जाए, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो स्कूल एडमिशन जर्नल एज कंसीडर की जाती है तो इज़ लाइक 3 year plus 4 year अराउंड, दैट इज़ द अप्रोप्रिएट एज। उतना बच्चा बिल्कुल समझता है, उस बच्चे के लिए माँ बाप को काउंसलिंग करनी चाहिए, टीचर्स को भी इस चीज़ पे काउंसलिंग करनी चाहिए फॉर गुड टच एंड बैड टच एंड अ सेफ डिस्टेंस एंड द मैन्यूवर्स के उसको बाकायदा वर्ड्स में जो भी उसकी लैंग्वेज है, नेटिव उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी, हमें इसमें बग़ैर किसी झिझक के उसको अल्फाज वो बताने चाहिए कि अगर ये कुछ तुम्हारे साथ होने लगे तो कॉल फॉर हेल्प, तुमने शाउट करना है, तुमने शोर मचाना है, तुमने बुलाना है। जो भी कोई भरोसे के अफराद हैं वो उनको बताए जाएं, 1-2 कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर उसको रटवाए जाएं ताकि उसको याद हों कि वो अपनी टीचर को या स्कूल एडमिन को वो बता सके। और घर में बच्चों की ज़रूर सुने। माँ बाप को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एजिटेटिव हो गया है या बहुत साइलेंट हो गया है, बहुत खामोश हो गया है या बहुत रिएक्टिव हो गया, या आप उसके कपड़े या जिस्म पे कोई भी ऐसा चीज़ देखते हैं या उसका ओवरऑल बिहेवियर या उसकी भूख में कुछ ऐसा या उसके रवैये में कुछ ऐसी तब्दीली देखते हैं, तो प्लीज़ उसके साथ और क्लोज़ हो के जानने की कोशिश करें कि घर में, घर से बाहर या स्कूल में या इस सारे दौरानिए में कहाँ पे कोई ऐसी उसके साथ हरकत हो रही है कि वो जो आपको शेयर नहीं कर रहा बट शो कर रहा है। इसमें जेंडर की कोई वो नहीं है। Yes. बच्चे और बच्चियां दोनों आज Yes. दोनों को आपने लेकर। और दूसरा, अगर आप ये समझते ना कि घर का सेफ माहौल है, तो वो डॉक्टर साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया। आपके घर के मुलाजिम, केयर टेकर, घर में रिलेटिव्स भी, इवन आप किसी पे, डॉक्टर साहब एक टाइम होता था हमारी, इवन हमने अपना बचपन ऐसे गुजारा हुआ है कि हम नानों के घर रहने जा रहे हैं, अपनी खाला के घर रहने जा रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि अब स्टॉप दिस। हमारी गाइडलाइंस में तो यही है, अनसुपरवाइज्ड अपना बच्चा, रात तो बहुत ही खैर दूर की बात है, दिन में भी ना छोड़ें। एक असूल है कि आप इसको रख लीजिए कि अनसुपरवाइज्ड आप अपना बच्चा किसी भी टाइम पे ना छोड़ें। जैसे इवन घर में आपके यहाँ आ गए या आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गए और आप बड़े बड़े आपस में, कई दफ़ा होता है कि बातों में मशगूल हो गए, बच्चे, आपको लगता है कि एक चले पीस ऑफ माइंड है जी, अच्छा ठीक है बच्चे खेल रहे हैं, डू चेक देम इंटरमिटेंटली। अभी रिसेंटली वी हैव न्यूज़ रिपोर्ट के जिसमें 2 बच्चों ने, 11 साल और 9 साल के लड़के ने एक 6 साल की लड़की को अटेम्प्टेड रेप, उनको रेप तो खैर क्या आता होगा 9 साल और, बट व्हेन वी अप्रिशिएट द पॉजिटिव रोल ऑफ मीडिया, समहाउ हमारे यहाँ जो कंट्रोल नहीं है और जो एक्सेस टू द पॉर्न साइट है, और माँ बाप ने बहुत छोटे बच्चों को भी स्मार्टफोन्स ले दिए हैं और इंटरनेट तक एक्सेस है, दिस इज़ एन अदर एरिया कि जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। वो बच्चों को कहाँ से पता लगा? कहीं ना कहीं से कोई वीडियो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन कि दे ट्राई टू रीप्ले दैट, हालांकि उनको शायद कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ अलार्मिंग, विच इज़ सो वरीसम। तो लिहाजा अपने बच्चों को अनअटेंडेड मत छोड़िए। अगर बच्चे भी खेल रहे हैं, डू कीप ऑन चेकिंग, या आप भी पास बैठ जाएं और देखते रहें कि बच्चे खेल रहे हैं, इवन अगर कहीं साइड पे भी हैं तो इंटरमिटेंटली उनको चेक ज़रूर करें। इसमें क्या सोशल मीडिया को आप ब्लेम करना चाह रही हैं कि ये वजह है? ज़्यादा ब्लेम नहीं है, मेरा ख्याल है टोटल सोसाइटल ट्रेंड है, ईजी एक्सेस टू द स्मार्टफोन्स, easy access to the internet, and then no guidelines। मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा बात करती हूँ कि रूल्स, लॉज आई थिंक सब मौजूद हैं। इवन अगर हम रिसेंटली दोबारा जो एक डोमेस्टिक वर्कर का अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट एंड पिंचिंग के जो डेथ हो गई उस बच्ची की,
जो कि सेक्सुअली अब्यूज़ हुई एंड देन गॉट प्रेग्नेंट एंड वो अटेम्प्टेड मिसकैरेज और सब कुछ। ये तो केस आपके पास आया? नहीं, ये हमारे पास नहीं आया था, ये आई थिंक LGH में। ओके। लेकिन वैसे मैं एक बात कर रही हूँ कि जो रिपोर्ट्स हम कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अदर देखते चले जाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। डॉक्टर साहिबा माजरत, अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगी कि ये वाकया क्या था, ताकि हमारे देखने वालों को पता चल जाए। मैं क्योंकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन उस तरह से नहीं है, मेरे पास भी जितनी है वो आप लोगों की वसातत से, यानी मीडिया और न्यूज़पेपर की वसातत से है। तो आई थिंक दिस वाज अ इंसिडेंट हैपेंड इन लाहौर इन मॉडल टाउन सोसाइटी, के जिसमें a 16 or 17-year-old girl was working in a household as domestic worker, and the owners were sexually abusing that girl, और मेरे ख्याल में कुछ महीनों से, और फिर वो लाज़ बात है कंसीव कर गई, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, फिर दे ट्राई टू गेट रिड ऑफ दैट प्रेगनेंसी, और कहीं बहुत अनऑथराइज जिस तरह से कोई क्लिनिक्स होते हैं वहाँ पे अटेम्प्ट किया गया। शी गॉट सीरियस, बहुत सीरियस हो गई, पर उसको जब लेके आया गया तो शी कुडंट बी सेव्ड, शी डाइड। तो वो लाज़मी बात है, जो लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव लीगल प्रोसेस है, वो चल रहा होगा, बट हम देखते हैं कि जस्टिस जर्नली डिलेड, तो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। तो फिर इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि मीडिया को, जैसे आपने कहा कि मैं ब्लेम नहीं कर रही, बट हमें मीडिया का इस तरफ के लिए टारगेटेड फोकस्ड रोल पॉजिटिव लेके आना पड़ेगा फॉर पब्लिक अवेयरनेस। रेडी वाला है तो वो भी कोई वीडियो देख रहा है, पढ़ा लिखा है तो वो भी कोई और जब हम डाटा देखते हैं ग्लोबली, तो पाकिस्तान टॉप 10 पॉर्न व्यूइंग साइट्स में आता है। तो वो कौन है जो देख रहे हैं? वो हम ही आप में से कोई ना कोई। बेशक बेशक ऐसे ही। तो हमें पता है मेडिकली कि जब ये चीज़ देखी जाएगी तो फिर आपके हार्मोनल सर्जेस भी आएंगे, तो फिर वो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। मैंने आपसे गुफ्तगू करनी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद हम आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से काबिल गौर हैं, काबिल डिस्कस है। ये आज का शो पेरेंट्स के लिए है, माओं के लिए नहीं। खुदा न खास्ता मैंने बड़ी जगहों पे देखा है माओं को ब्लेम किया जाता है। पूरा आपका घर का माहौल बहुत मैटर करता है। बाप भी उतनी ही तरबियत में हकदार होता है जितनी माँ होती है। मैं अगर अपने बचपन को रिकॉल करूँ तो मेरे वालिद साहब मेरे रोल मॉडल थे। बस जो उन्होंने कह दिया हम वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अपनी माँ से ज़्यादा मैं उनकी सुनती थी। तो हमेशा एक बेटियों से जो बाप की मोहब्बत होती है ना, उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो हमेशा मोहब्बत ज़्यादा रही, तो मैं अपने वालिद साहब के ज़्यादा करीब रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि बाप जो होते हैं वो शायद माओं से ज़्यादा करीब होते हैं। नो डाउट बेटियों के करीब बहुत ज़्यादा माएँ होती हैं, माएँ तो पहचान लेती हैं। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा या बच्ची चीज़ आपसे डिस्कस नहीं करी ना, अल्लाह ताला ने माँ बाप को वो सलाहियत दी है, वो आँख दी है कि माँ बाप पहचान लेते हैं, जान लेते हैं कुछ चीज़ें। अब दौरे हाजिर की अगर हम रिलेट करें, डॉक्टर साहिबा हम देख रहे हैं बच्चियाँ ख़ास तौर पर ये हार्मोनल चेंज की जो हम बात कर रहे हैं। आज एक गायनाकोलॉजिस्ट का अगर मैं इंटरव्यू करूं तो मुझे बहुत सारे मसाइल बच्चियों के वो पता चले जो कभी हमने सुने ही नहीं थे। आज वो मसाइल हैं। आज बच्चियां बहुत जल्दी जवान होने लगी हैं, बहुत यंग एज में पीरियड्स होना शुरू हो गए। उसकी रीज़न फिर हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर बड़े मैटर करने लगे हैं। तो ये क्या नॉर्मल है ये तब्दीली आना? देखिए, हम खुद कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो अगर हम 10-20 साल फिर 50 साल पहले को जाएं तो लाइफस्टाइल डिफरेंट था। ये जो सारे गैजेट्स और ये जो आपकी वेव्स, स्क्रीन का यूजेज, ये बिल्कुल इस तरह से नहीं था। अगर एग्री साइड पे हम बात करें, एग्रीकल्चर की साइड पे, तो हम देखते हैं बाकायदा से पब्लिश्ड रिसर्चेस हैं कि जिसमें जो फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होती हैं वो जाके बॉडी में, जो बॉडी के ग्लैंड्स हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले, उनको भी इफ़ेक्ट करती हैं। लिहाजा जो आपकी ये बात है, मैं इससे कुछ हद तक एग्री कर रही हूँ स्टैटिस्टिकली भी कि यस, मिनार्की यानी कि बच्चियों में पीरियड्स के स्टार्ट होने की एज पीछे आ गई है, अर्ली लाइक मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रही है। एंड सेम अगेन फिर मैं बॉयज़ को भी पैरेलल लेके चलना चाहूँगी क्योंकि दे आर इंटेग्रल पार्ट। तो बच्चों में भी बलूगत जो प्यूबर्टी है इज़ रिपोर्टेड नाउ अर्ली।
तो लिहाजा जो हार्मोनल सर्जिस हैं या जो पीक ऑफ हार्मोन्स है वो उसी लिहाज से पीछे आ गया है। एडिशनली मैं चाहूँगी कि इसी हार्मोनल पॉइंट को लेते हुए मैं जो बात अभी इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम कर रहे थे कि जब मीडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा इजी एक्सेसिबिलिटी टू द कंटेंट विच इज़ नॉट लाइक वेरी सेफ एथिकली और रिलीजियसली इन सोसाइटल पर्सपेक्टिव, तो वी नो कि अल्लाह ताला का एक सिस्टम है कि आँखों से जो इम्पल्सिस हैं वो ब्रेन में जानी है, ब्रेन से फिर वो पूरा एक रिफ्लेक्स जनरेट होना है। तो फिर जब बार बार वो जो पीक्स आती हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं निकलती हैं। जब वो निकलती हैं तो वो तमीज़ भुला देती हैं, इखलाकियात को उस टाइम पे वो शख्स शायद पसे पुश्त डाल देता है और वो कोई भी जो असॉल्ट हमें रिपोर्ट होते हैं शायद उनमें इसका कुछ हद तक डेफिनेट रोल है। तो हमें इस एस्पेक्ट के ऊपर काम करना है कि जो रूल्स रेगुलेशन जैसे पैमरा के हैं या साइबर क्राइम के हैं उनकी ट्रू इम्प्लीमेंटेशन, कि आप कंटेंट आपका फ़िल्टर होके आए। और ये एग्जांपल्स डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद हैं, अपने हमसाए में जैसे चाइना हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है और हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं उसको, तो देयर इज़ नो प्रोविजन सच इन चाइना। तो आपका कंटेंट फ़िल्टर होके आना चाहिए, एजुकेशनल कंटेंट जो कि बेनिफिशियल हो फॉर द सोसाइटी, तो वही आए और इस तरह का जो कंटेंट है वो ना आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ चीज़ें मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितनी ज़रूरी हैं जिनको इग्नोर नहीं करना। हम कहते हैं कि दौरे हाजिर की ज़रूरत है, आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जाए और अच्छे स्कूल में फिर आप अच्छी जब तालीम की बात करते हैं फिर को एजुकेशन में भी आप, तो ये भी क्या रीज़न होती हैं? और हाँ, अगर आपका बच्चा या बच्ची को एजुकेशन में है, कुछ चीज़ों को तो फिर बहुत आपको फोकस करना है, ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कोई गाइडलाइन? क्लोज टू हार्ट वाले क्वेश्चंस हैं सारे और मेरा ख़्याल है कि माशरे के अवेयरनेस या गाइडेंस के लिए भी ये ज़रूरी है। हमें इस चीज़ को भी 360 पे देखना पड़ेगा कि इसमें ज़रूरत क्या है और इसमें हमारा सोसाइटल और कल्चरल सेटअप किस हद तक परमिट करता है और मज़हब इसमें क्या कहता है, और ग्रेजुअली क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तरक्की के नाम पे जहाँ पे कुछ चीज़ों को अवॉइड भी किया जा सकता है तो हम नॉर्म में लेना शुरू हो गए हैं। तो इसमें जैसे आपने कहा कि अच्छे स्कूल में जाए और को एजुकेशन हो, मुझे पहले ये बताइए कि कहाँ पे अच्छी एजुकेशन को एजुकेशन के साथ सिनोनिम है? दोनों का सिमिलर मतलब तो कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने क्यों इस चीज़ को सिनोनिमस ले लिया, हम मतलब ले लिया, हम मानी ले लिया कि अच्छी एजुकेशन सिर्फ को एजुकेशन स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो सकती है। आज बच्चों की ग्रूमिंग की बात की जाती है, बच्चों के सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की जाती है, बच्चों को एम्पावर करने की बात की जाती है, तो वो रिलेट किया जाता है ना कि आप एक मुकाबले की फ़िज़ा होगी, बच्चा बच्ची अच्छा पढ़ सकेंगे। अच्छा, हम इसमें देखते हैं इवन एट प्रेजेंट देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो कि प्योर वुमेन बेस्ड मतलब फीमेल इंस्टीट्यूशंस हैं। मैं अगर यहाँ बैठ के बात करूँ तो बहुत सारी इवन हायर एजुकेशन लेवल पे भी, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी विच वाज इनिशियली फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, मैं फैसलाबाद में बात करूँ तो प्राइवेट है बट मदीना यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का एक जो सेगमेंट है मेडिकल वाली साइड का, वी नो दोज इंस्टीट्यूशंस कि जहाँ से सिर्फ फीमेल एजुकेशन है बट बहुत ब्राइट और ब्रिलियंट मतलब वंडरफुल स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएटिंग एंड परफॉर्मिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग। Great. They are not lacking in their confidence, they are not lacking in their academic performances. So लिहाजा इसको नहीं करना चाहिए। बट वही बात है कि मैं इसको टोटल ये नहीं कहूँगी कि होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर वही बात कि जैसे अगर हम छोटे बच्चों को गुड टच बैड टच बता रहे हैं और हम अप्लाइड एथिक्स के करिकुलम की बात कर रहे हैं जैसे मैंने पहले भी सुजेस्ट किया, तो आई थिंक हर लेवल पे बच्चे फिर बच्चे ही होते हैं। डॉग के जो बड़े बच्चे हैं वो खुद को कहते हैं कि नाउ वी आर ग्रोन अप। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे कहते हैं कि अम्मा या अब्बा हमें मत समझाएं, अब हमें पता बड़े हो गए हम। बट स्टिल आई थिंक दे नीड गाइडेंस एंड दे नीड सम SOPs। तो उन जगहों पे भी लिमिट्स को डिफाइन होना चाहिए है। फ्री इंटरमिंगलिंग विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन को थोड़ा सा डिस्करेज करना चाहिए। आई मे साउंड
ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड फैशन, बट मेरा ख्याल है कि जिस स्पीड पे हम इस तरह के केसेस को सुनते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में हमें अपनी पॉलिसीज़ को, SOPs को थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। नो डाउट। पेरेंट्स के लिए गाइडलाइन, बच्चों के साथ हम समझते हैं अभी तो बच्चा है, अभी ये बात डिस्कस नहीं करनी चाहिए, अभी तो छोटा है, तो पेरेंट्स के लिए क्या गाइडलाइन है? किस एज में आपने अपने बच्चे को वो तमाम अच्छी बुरी चीज़ें, वो तमाम अच्छे बुरे साइंस, सिम्टम्स, किसी का टच करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, ये कब आपके बच्चे को तमाम चीज़ें आपको खुल्लम खुला बतानी है, मेक श्योर करना है कि ही और शी नोस कि अब जो टाइम है उसको अपनी हिफाजत खुद करनी है? अच्छा, इसमें ना फिर मैं वही स्ट्रेस करना चाहूँगी कि घर मरकज़ है, होम इज़ द सेंटर एंड द फर्स्ट स्कूल, और ये कोई एक डिफाइंड सेट यूँ नहीं है कि मैं कहूँ कि बस 1 2 3 4 इस एज पे और ख़त्म। बच्चे की एज के लिहाज से आपने रोल मॉडलिंग भी करनी है और आपने उसको बताते भी जाना। जैसे हम जनरली कहते हैं कि आपको लगता है कि 2-3 साल का बच्चा नोटिस नहीं कर रहा, बट हम पेरेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वो प्राइवेसी मेंटेन करें, वो बच्चों के सामने ड्रेस चेंज ना करें, शॉवर ना लें, बच्चों को सबके सामने ड्रेस चेंज ना करवाएं, उनको शॉवर ना दें, ताकि उनकी जो एक अपनी बॉडी के लिए रिस्पेक्ट या एक प्राइवेसी की सेंस है वो शुरू से मेंटेन होना शुरू हो जाए। वेरी मच गुड पॉइंट। हम बच्चों को घर में सबके सामने कपड़े चेंज कर रहे हैं, छोटे बहन भाई हैं, बच्ची के कपड़े चेंज कर रहे हैं बच्चों, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि डे फर्स्ट से आपने अपनी बच्ची को ये बताना है कि जब आप अपना ड्रेस चेंज कर रहे हैं, और ये चीज़ें पेरेंट्स पहले सिखाना शुरू करते हैं कि आपने इन चीज़ों को बिल्कुल साइड पे रखना है। बच्चे या बच्ची को ये बताना है कि जब चेंज करना है तो मेक श्योर कि आपके पास कोई ना हो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। फिर कुछ हद तक हमारी वही बात है कि कुछ हद तक नहीं बल्कि इकॉनमी शायद हर चीज़ में रोल प्ले करती है। हमारी जो थोड़ी सी या काफ़ी कह लें अंडर प्रिविलेज जो क्लास है या जो हमारे पुअर इकोनॉमिक एरियाज़ हैं, उनके यहाँ सिंगल रूम फैमिली का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को नहीं पता लग रहा, बट जो इंटीमेट रिलेशनशिप है सो वो अनप्रोटेक्टेड है, बच्चे उसको नोटिस करते हैं और बच्चे उस प्री मैच्योरिटी का एक टर्मिनोलॉजी है, तो बच्चे वहाँ से भी जो है ना चीज़ें सीखते हैं। हमें इसके लिए भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए है कि किस तरीके से इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए और पेरेंट्स को इसके लिए अवेयरनेस दी जाए। फिर जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हों तो बच्चों को फिर वो गुड टच बैड टच वाला कॉन्सेप्ट, साइन सिम्टम्स उनको बताए जाए, उनको स्पेशली बताया जाए कि अगर वो वॉशरूम जाते हैं और आया या कोई स्कूल का जो अटेंडेंट है वो कंपनी करता है तो उसने किस हद तक करना है, बाथरूम के डोर के बाहर बाथरूम। बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग में माएँ जो हैं वो फोकस करें और उनको ये बता दें कि ये किसी और ने जो है वो नहीं करना। आइसोलेटेड एरियाज़ के लिए उनको गाइड करें कि अकेले कहीं पे अगर कोई साइड पे लेके जाने की कोशिश करे तो आपने नहीं जाना, शोर मचा देना, और आपने किसी को अपने प्राइवेट पार्ट्स को तो बहुत दूर की बात है वैसे बॉडी को अनकवर्ड टच नहीं करने दें। बिल्कुल। तो इस तरह की हर एज अप्रोप्रिएट रेड फ्लैग साइंस हैं कि जो हमें गाइड करने हैं। ये गाइडलाइंस आपने अपने बच्चों के साथ लाजमी शेयर करनी है, एंड यस अपने बच्चों के साथ बातचीत करें, उनको कंफर्टेबल माहौल दें। माँ का अपने बच्चों के करीब होना, बाप का अपने बच्चों के करीब होना बहुत ज़रूरी है। एंड यस जिन चीज़ों को, जो रेड फ्लैग, जो अलार्मिंग साइन हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं, ज़रूर उन पे नज़र रखें, इन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।